5 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे महत्वपूर्ण है गॉस प्रमेय और उसका ये अनुप्रयोग, अनंत लंबाई की सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो गॉस प्रमेय का सबसे पहले कथन लिखेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये बंद पृष्ठीय समाकलन करेंगे। बंद पृष्ठीय समाकलन E.ds, ये हो गया फ्लक्स बराबर हो गया Q/ε0। अब आता है इसका अनुप्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है 2026 में। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र में नंबर है, चित्र में 1.5 नंबर रहेगा, 1 या 1.5 नंबर चित्र में ही रहता है। और फिर उसका हल। तो चित्र बनाने से पहले सबसे पहले ये आवेशित तार बना लेना है, ये धन लगा देना है। और उसमें फिर एक गॉसी पृष्ठ बनाना है, क्योंकि r दूरी पर हमें बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर गॉसी पृष्ठ की रचना हो जाएगी और गॉसी पृष्ठ यहाँ पर बेलनाकार है। बिल्कुल इसी बिंदु P से होते हुए गॉसी पृष्ठ की रचना होगी। तो इस बेलन का 3 पृष्ठ है, एक है ये वृत्ति और एक है ये, तो DS1, DS2, DS3 इसके बारे में लिख लेंगे। बिल्कुल इसमें चित्र को ही देख के यहाँ पर लिखना है। तो अनंत लंबाई की एक सीधा आवेशित तार जिसका एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, तो ये लैम्डा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बस इतना ही है, r और लैम्डा। तो चित्र को देख के ही वहाँ पर लिख देना है। फिर गॉसी पृष्ठ, तो गॉसी पृष्ठ का सबसे पहले हमने रचना कर लिया, इसको लिख देना कि गॉसी पृष्ठ की रचना की जाती है। उसके बाद हमें गॉस प्रमेय लगा देना है, E.ds बराबर Q/ε0। तो इसमें क्योंकि 3 पृष्ठ है, DS1, DS2, DS3, तो इसके कारण हम क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, EDS cos थीटा, EDS2 cos थीटा, EDS3 cos थीटा। अब थीटा का मान हर के लिए अलग अलग होगा। तो DS1 के लिए 90, इसके लिए 0, फिर 90, तो इसके लिए 90, 0, 90, तो cos 90 0, cos 90 0, तो ये दोनों 0 हो गया। और सिर्फ cos 0 हो गया 1, तो DS2 हमारे पास बचेगा। तो EDS2 बराबर Q/ε0। अब बात आती है गणना Q की है। तो Q क्या आएगा, रेखीय आवेश घनत्व से आएगा लैम्डा बराबर Q/L। तो Q बराबर हो गया लैम्डा गुणा L, सीधा यहाँ रखना है, लैम्डा गुणा L को यहाँ रख देना है, L और L। अच्छा, ये हो गया समाकलन। ये जो E जो है नियतांक है, बाहर निकल जाएगा। अब ये DS2 का समाकलन करेंगे। तो DS2 का समाकलन करेंगे तो ये है DS2। तो DS2 का समाकलन करेंगे तो ये जो बेलनाकार पृष्ठ है वो पूरा का पूरा निर्मित होगा। तो बेलनाकार पृष्ठ का वक्री क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrl। तो 2πrl लगा दिए, ये दोनों कट गया। हमारे पास E का मान निकालना, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, E निकालना। तो E बराबर हो जाएगा, ये 2πr को नीचे आ जाएगा, तो 2πr/ε0। इसी को सदिश रूप में लिखेंगे तो इसका दिशा भी यहाँ पर लगा देंगे, ये सदिश। तो यहाँ दिशा कहाँ लगाएगा, हमेशा त्रिज्यी बाह्य की ओर इसकी दिशा होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर बनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर बनी। तो ये दोनों सेम दिशा में है इसलिए 0 अंश, ये 90 अंश पे है और ये भी 90 अंश पे, तो तीनों पृष्ठ ये हो। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है 1 नंबर का, उसी में जोड़ दे कि E और R के मध्य ग्राफ। तो हम देख सकते हैं ये जो E है R से व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो E जो है R के हर में है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती इस तरीके का आ गया। बस हो सकता है एक दूसरा अनंत समतल चादर के लिए भी पूछ दे, तो दोनों में से कोई एक आने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है, या तो रेखीय पृष्ठ घनत्व या तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आवेशित अनंत समतल चादर लेंगे जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ सिग्मा दिया रहेगा और r दूरी पर कोई बिंदु P रहेगा जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। इसमें भी 2 ही चीज़ दिया होगा, एक है पृष्ठीय आवेश घनत्व और दूसरा है दूरी। तो मेन यहीं पर है पृष्ठीय आवेश घनत्व, वहाँ पर क्या था, रेखीय आवेश घनत्व। फिर से क्या करना है,
वही गॉसी पृष्ठ की रचना करना है स्टेप 1 में, और दूसरा स्टेप में गॉस प्रमेय लगा देना है। बस यही 2 स्टेप है, गॉसी पृष्ठ की रचना, गॉस प्रमेय लगाना। अब यहाँ पर गॉसी पृष्ठ की रचना क्या होगी, हमने ये तो अनंत क्षेत्रफल वाला चादर है, तो हमने एक क्षेत्रफल ले लेना है, क्षेत्रफल A, और यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करनी है। बेलनाकार में फिर से 3 पृष्ठ होते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसको DS1 मान लिए, इसको DS2 मान लिए ये वाला को, और ये हो गया DS3। ये दोनों वृत्ति है, वृत्ति पृष्ठ है, और ये क्या है, बेलनाकार वाला वक्री पृष्ठ। अब इसके लिए कोण भी देखते हैं, तो इसमें ई की दिशा, ये है ई की दिशा, क्योंकि बाहर की तरफ जाएगा दोनों, एक इधर और एक इधर। तो इसके सापेक्ष में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों सेम दिशा में है तो शून्य अंश। यहाँ पे भी देखेंगे ये दोनों भी सेम दिशा में है तो शून्य अंश। और ये ई और ये 90 अंश पे है तो यहाँ पर 90 अंश। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही 3 भागों में इसको विभक्त करेंगे, DS1, DS2, DS3, और तीनों का कोण लिख लेंगे। ये है 90, ये है 0, ये है 0। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जो है 90 है, फिर ये 0, ये भी 0। बस फिर हमको पता है cos 90 0 होता है, और यहाँ पर तो ये हो गया, हट गया, और ये cos 0 1 होगा, और ये 1 भी होगा, तो दोनों के कारण हमें मिलेगा। अच्छा, DS2 क्या है, DS3 क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो DS2 यहाँ पर का पृष्ठ है, तो यहाँ पर का छोटा अवयव है DS2 यहाँ पर का छोटा अवयव है, यहाँ सूक्ष्म अवयव, और यहाँ पे भी DS3 भी क्या है, सूक्ष्म अवयव है। जब इसका समाकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा वृत्ति पृष्ठ का निर्माण करेगा, तो इसका क्षेत्रफल हमने A ले लिया है, तो इसलिए हमने इसका जब समाकलन करेंगे तो A आ जाएगा, E वही का वही रहेगा, इसका भी समाकलन करेंगे तो A आएगा, E रहे, तो ये 2EA हो जाएगा, और ये Q/ε0। अब बात आती है Q की गणना, जैसे वहाँ पर किए थे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, तो Q बराबर हो गया सिग्मा गुणा A, तो सिग्मा गुणा A यहाँ रख देना है, A और A कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा σ/2ε0। तो यही हमारा मेन सूत्र है, इसको सदिश रूप में लिखेंगे। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, दिशा क्या होगा, n। तो यहाँ पर दिशा हम देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर भी हमें सूत्र आ जाएगा, n क्या है, दिशा है, तो इसी चादर की अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश, तो ये इसका दिशा है कि बाहर की ओर आएगा। वो धनात्मक हमारा चादर था, ऋणात्मक होता तो भीतर की ओर आ जाता, बस इतना ही अंतर। अब फिर आता है ग्राफ, E वर्सेस R। ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये R पर निर्भर नहीं करेगा, दूरी कितना भी हो हर जगह इसका जो है विद्युत क्षेत्र समान ही होगा, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आएगा। वहाँ पर ग्राफ कैसा आया था, नीचे की ओर था, क्योंकि वो R पर निर्भर कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती था R। यहाँ पर R पर निर्भरता नहीं है, हर जगह समान होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न, गॉस प्रमेय आना ही आना है। दूसरा प्रश्न हमें आता है परिपथी नियम, चुंबकीय क्षेत्र से। परिपथी नियम में ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, तो एम्पियर का परिपथी नियम और उसका अनुप्रयोग, तो ये दूसरा प्रश्न है। तो एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है, जैसे गॉस प्रमेय उधर है वैसे इधर परिपथी नियम है। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग B ज्ञात करने के लिए करते हैं, गॉस प्रमेय का उपयोग E ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है, बंद रेखी समाकलन है, बंद रेखी समाकलन। तो निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन उस वक्र में घिरे धारा I का μ0 गुना होता है। बस बिल्कुल गॉस प्रमेय जैसा ही है, वहाँ पर बंद पृष्ठीय समाकलन था, यहाँ पर बंद रेखी समाकलन होगा। तो यहाँ पर रेखी समाकलन, किसका रेखी समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये बस यही इम्पोर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन किसी बंद वक्र के चारों ओर किसके बराबर होगा, उस बंद वक्र से घिरा हुआ I के μ0 गुना होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, किसका उपयोग करके, इसी का।
तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक हमने लंबी परिनालिका बनाया है और लंबी परिनालिका में हमने धारा का दिशा ये नीचे की ओर है ताकि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, दाईं ओर है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब उसके बाद परिनालिका है क्या? परिनालिका क्या है? तांबे के विद्युत रुद्ध तार, ये जो तार है वो तांबे का है और विद्युत रुद्ध तार है। इसकी अनेक फेरों को पास पास लपेट कर, ये बहुत सारे फेरे हैं, इसको पास पास लपेट कर एक लंबी बेलनाकार कुंडली बनाई जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहले तांबे का विद्युत रुद्ध तार, इसको क्या करेंगे, पास पास लपेटना है और बेलनाकार कुंडली बनानी है। तो 3 पॉइंट में परिनालिका परिभाषित हो जाता है। अब बात आती है इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जबकि उसके बाहर, लंबी परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, लेकिन उसके बाहर में क्या होगा, लगभग शून्य होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र यहीं पर एक समान होगा और बाहर की तरफ देखेंगे वो शून्य माना जाएगा, है ना, क्योंकि आदर्श स्थिति में। अब आता है कि इसमें लिखना क्या है। तो सीधा इसमें इतना ही लिखना है, धारा आई दी है तो माना कि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो n के रूप में आना है और उसमें I भी रहेगा तथा बहने वाली धारा I है। यही 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, एम्पियर लूप का निर्माण करना। जैसे वहाँ गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते थे, यहाँ पर एम्पियर लूप का। तो ABCD एम्पियर लूप का निर्माण करेंगे हम। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो स्टेप 1 में एम्पियर लूप का निर्माण हो गया, दूसरे में एम्पियर का परिपथी नियम लगा देंगे, है ना। तो एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे तो यहाँ एम्पियर लूप कितने पार्ट में है, A से B, B से C, C से D, D से A, 4 पार्ट में। तो इसको भी 4 पार्ट में बांटेंगे। B डॉट डी एल कॉस थीटा, B डॉट डी एल कॉस थीटा, B डॉट डी एल कॉस थीटा, B डी एल कॉस थीटा। तो अब इसमें AB, BC, CD, DA, तो ये CD के लिए है और ये DA के लिए है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना कितना कोण बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम AB के लिए देखते हैं कि B और DL के बीच में कितना कोण है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये है B, ये B है और DL ये वाला पार्ट होगा AB के लिए। तो दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए शून्य अंश। और यहाँ पर BC देखेंगे, ये इस दिशा में है और B इस दिशा में है, तो 90 अंश। वैसे इसके लिए देखेंगे, ये बाईं ओर जा रहा है और ये दाईं ओर, तो 180 अंश। और इसके लिए देखेंगे तो ये हो गया 90 अंश। तो 0, 90, 180, फिर 90। तो यहाँ पे भी वही देखते हैं, 0, 90, 180, 90। अब बात आती है यहाँ पर कि ये शून्य अंश है, cos 0, तो ये रहेगा। cos 90 है तो 0 हो गया, ये भी cos 90 है तो 0 हो गया। और ये जो है 180 हो चाहे कुछ हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ पर क्या है, B शून्य है, बाह्य क्षेत्र पे है ये। तो CD जो है बाहर है। यहाँ पर अगर देखते हैं, CD जो है बाह्य क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 पद 0 हो जाते हैं। 3 पद 0, सिर्फ एक पद बचेगा। तो BDL cos 0 1 हो गया, तो BDL बस बचा। अब DL है, DL का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ बन जाएगा, पूरी लंबाई बन जाएगी। तो ये L लिख दिया, है ना, ये L बना दिया। अब मेन कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया, उस लूप के भीतर का धारा। तो उस लूप के भीतर का धारा हमें IE ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा IE, कि ये जो लूप है, ये बंद लूप है, इसके भीतर कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखेंगे ये एक एक जो है I है, ये भी I है, ये भी I है, तो ये सारी I जुड़ती है। तो यहाँ पर फेरों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। तो फेरों की संख्या और गुणा I कर देंगे। तो फेरों की संख्या कितनी होगी, फेरों की संख्या, क्योंकि N जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो जितनी लंबाई में हमें निकालना है उससे गुणा कर देंगे, तो कुल फेरों की संख्या निकल जाएगी।
एन जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या इतनी है तो एल सेंटीमीटर में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो एन गुना एल, ये होगी फेरों की संख्या। अब इसको एक फेरे से कितना धारा जा रहा है, आई धारा जा रहा है, तो इसको गुणा कर देंगे तो एन एल आई। तो आई जो है एक फेरे से गुजरने वाली धारा है ना। और तो ये हो गया एन एल आई। तो एन एल आई को यहाँ रख देना है, आई ई की जगह क्या रखेंगे, एन एल आई। और ये म्यू नॉट वैसी है, और ये बी का बी वैसी है, इसका समाकलन करेंगे तो एल आ गया, एल और एल कट जाएगा तो बी बराबर म्यू नॉट आई। बस यही आपका सूत्र है डायरेक्ट, इतने में ये कंप्लीट हो जाता है।